हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम एनसीईआरटी साइंस कक्षा 7 का चैप्टर 7 पर आज चर्चा करेंगे। इसके पहले 6 चैप्टर हो चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 7वां अध्याय है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे सभी पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले हम मौसम के बारे में जानेंगे कि मौसम क्या होता है। इसमें लिखा है कि इसका हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो मौसम का हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, मतलब प्रतिदिन जो है मौसम में जो परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब वायुमंडल में जो परिवर्तन होते रहे प्रतिदिन, वही क्या कहलाता है, उस स्थान का मौसम कहलाता है। मौसम जो है कुछ अवधि के अंतर्गत जो है वायुमंडल के अंतर्गत जो है चेंज होते रहते हैं। तापमान हो, आर्द्रता हो, वर्षा हो, तो ये सभी क्या है, इसमें प्रतिदिन जो है इनकी स्थिति में चेंजेस होते रहते हैं। तो यही क्या कहलाते हैं, उस स्थान का मौसम कहलाते हैं। इसका हमारे जीवन पर बहुत ही अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। तो जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब हम बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम ये देख के करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मौसम ख़राब होने वाला हो और उस मौसम में वो काम नहीं किया जा सकता है। तो हम बहुत सारे काम में इस अध्याय में हम जो है मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। और जलवायु के अनुरूप जो है जंतु जो है किस प्रकार अनुकूलित करते हैं अपने आप को, वो भी हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग है मौसम। मौसम क्या होता है, अगर आप दैनिक समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि एक कोने में मौसम की जानकारी दी होती है कि आज का मौसम कैसा रहेगा और कल का मौसम कैसा था और आने वाले कल में मौसम कैसा रहेगा। तो ये समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मौसम क्या है, वो 24 घंटे के अंतर्गत जो होने वाले परिवर्तन है, ताप में, आर्द्रता में, वर्षा में, उन सब चीज़ों की जानकारी दी होती है। दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में क्या होता है, पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। तो जो भी मौसम की रिपोर्ट दी जाती है उसमें जो पिछले दिन जो घटना घटी हो, मतलब जो चेंजेस हुए हों ताप में, आर्द्रता में, वर्षा में, उसके बारे में जानकारी दी होती है। उसके अलावा क्या होता है, अगले दिन के बारे में भी जानकारी दी हुई होती है, मतलब पूर्वानुमान लगाकर बताया जाता है कि कल का मौसम कैसा होने वाला है। तो ये मौसम होता है। आप यहाँ देख रहे हैं अखबारों में ऐसे ही दिया रहता है। यहाँ पर लिखा है मौसम, लिखा है सुबह कोहरा होगा, बाद में आसमान साफ़ हो जाएगा, शनिवार को अधिकतम तापमान इतना और न्यूनतम इतना दर्ज किया गया। तो ये पिछले दिन के बारे में बता रहा है। और फिर अगले दिन रविवार को शुरुआत इतने बजे और सोमवार को सूर्योदय इतने बजे होगा। तो ये पूर्वानुमान बताया गया है, कितने बजे सूर्यास्त होगा, इतने बजे सूर्योदय होगा। तो ये सब मौसम की जानकारी जो है समाचार पत्रों में भी दी जाती है। अब मौसम की रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है कि मौसम की रिपोर्ट भारत
भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए कि मौसम की रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। तो यही काम है भारत मौसम विज्ञान विभाग का। प्रतिदिन जो भी अलग अलग स्थानों पर ताप, वेग, वर्षा, तापमान, आर्द्रता में जो भी परिवर्तन होते रहते हैं उनके आंकड़ों को एकत्रित करता है और फिर अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्षा को किससे मापा जाता है। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। तो वर्षा को किससे मापा जाता है, वर्षा मापी नामक यंत्र से। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है। तो इसमें क्या लगा रहता है, एक सिलेंडर, मापक सिलेंडर लगा होता है। वर्षा मापी यंत्र में क्या लगा होता है, एक मापक सिलेंडर, जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। तो कीप के माध्यम से जो है वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है उस मापक सिलेंडर में और वर्षा को मापा जाता है। मतलब जो सेंटीमीटर में वर्षा नापी जाती है तो ये वर्षा मापी नापक यंत्र से मापी जाती है। आपको ये याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि आपकी सरणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। कहने का मतलब कि जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान होते हैं वो कुछ दिनों के लिए समान तो हो सकते हैं, लेकिन आप अगर तापमान की बात करें, आर्द्रता की बात करें, वर्षा की बात करें तो ये इनमें चेंजेस होते रहते हैं। आज हो सकता है बारिश हो, कल ना हो। तापमान आज चेंज हुआ हो, आज तापमान बढ़ गया ज़्यादा, कल घट जाए, हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर किन्हीं 2 दिनों के बीच तुलना करते हैं तो सभी जो ये तापमान, आर्द्रता, वर्षा हैं, इन सब चीज़ों में जो है ज़रूर अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब प्रत्येक दिन जो है चेंज होते रहते हैं तापमान में, आर्द्रता में और वर्षा में। सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं। अभी इस टाइम बारिश का मौसम है, आप देखते हैं कभी कभी गर्मी हो जाती है ज़्यादा और बारिश भी नहीं होती है, फिर अगले दिन इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि मौसम ठंड हो जाता है। परिवर्तन होते रहते हैं मौसम में। यही उस स्थान का क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। यहाँ पर मौसम की परिभाषा है, इसको समझिए। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। कहने का मतलब आप किसी भी स्थान पर हैं तो आप जो तापमान वहाँ पर है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायुवेग है, उसको आप वायुमंडल के संदर्भ में आदि के संदर्भ में हम वायुमंडल में जो प्रतिदिन उनकी परिस्थिति में चेंज होते रहते हैं तो उस स्थान का क्या कहलाते हैं, मौसम कहलाते हैं। तो ये परिभाषा है मौसम की। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। तो ये जो दाब, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सभी क्या कहलाते हैं, मौसम के घटक। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर क्या कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है, पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। ये तो हम नहीं कहते ना, आज की जलवायु जो है आर्द्र है, आज के जलवायु जो है पिछले सप्ताह की जलवायु से ज़्यादा गर्म था।
ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं। हमेशा हम यही कहते हैं कि आज का मौसम जो है अत्यधिक आर्द्र है या अत्यधिक गर्म है पिछले सप्ताह की अपेक्षा। तो हमेशा हम मौसम की बात करते हैं, क्योंकि ये कुछ अल्प अवधि में परिवर्तन होते रहते हैं। ये जो मौसम के घटक हैं उनमें जो है अल्प अवधि में परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन जलवायु क्या होता है, एक मतलब हज़ारों वर्षों में जो जलवायु में परिवर्तन हुए हैं तो वही वहाँ की क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। जलवायु जो चेंज होती है, जलवायु का मतलब कहने का मतलब है कि मौसम के अंतर्गत आने वाले जो घटक हैं उनमें जो चेंजेस हुए हैं वो कई हज़ारों वर्षों के अंतराल पर हुए हैं और वो वहाँ की जलवायु बन गई। मतलब वो कई हज़ार वर्षों के अंतराल पर हुआ परिवर्तन होता है, इसीलिए उसको जलवायु बोलते हैं। और मौसम बदलता रहता है, वो क्षण भर में भी बदल सकता है, अल्प अवधि में बदलता रहता है। यहाँ पर दिया है मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। मौसम क्या है, एक अत्यंत जटिल परिघटना है या क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। अभी हमने बोला कि ये क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी या हो सकता है कि सुबह के मौसम धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाएं और तेज़ वर्षा होने लगे, और तेज़ वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। तो कुछ भी हो सकता है, मौसम में परिवर्तन तेज़ी से होता है। आपको अवश्य अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है कि अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि मौसम परिवर्तन जो होता है वो बहुत जल्दी होते रहते हैं। इसलिए इसका जो है पूर्वानुमान लगाना थोड़ा आसान कार्य नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे केवल उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर हम एक एक लाइन पढ़ाते जाएंगे तो काफ़ी टाइम ले लेगा। जैसे कि किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि अधिकतम न्यूनतम तापमान जो प्रतिदिन का निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी से। इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। जब हम अध्याय 4 पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे, जब चैप्टर का नाम उष्मा था तो उसे हमने बताया था कि जो प्रतिदिन का अधिकतम न्यूनतम तापमान मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी से। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, और जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है? प्रातः भोर में। अगर हम एक दिन की बात करें तो प्रत्येक दिन जो है न्यूनतम तापमान कब होता है? लगभग प्रातः में जब भोर होता है तो उस टाइम तापमान न्यूनतम होता है। लेकिन अधिकतम तापमान कब होता है? अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है अधिकतम तापमान। तो उसी को जो है मापा जाता है, किससे? अधिकतम न्यूनतम तापमापी से मापा जाता है। गर्मी में इतने बेहाल क्यों हो जाते जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है? क्योंकि सुबह का जो तापमान होता है वो कम होता है। आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? तो ये सब जानते हैं। अब आते हैं जलवायु पर। जो मौसम विज्ञानी होते हैं वो प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड को वो क्या करते हैं? जो पिछले अनेक दशकों के मौसम को रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं, इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। तो जलवायु कैसे पता किया जाता है? इसकी जलवायु कैसी है? मौसम की जो लंबी अवधि होती है उसी के आधार पर जो है पता लगाया जाता है कि जलवायु यहाँ की कैसी है।
इनमें हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। अब जलवायु क्या होता है? किसी स्थान के मौसम की जो लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ये बहुत लंबी अवधि के अंतर्गत मौसम में जो परिवर्तन होते रहे हैं उसी के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है और उसी के आधार पर उस स्थान की जलवायु बताई जाती है। उसी को हम जलवायु कहते हैं। अब इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया था। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इसकी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ये सबको पता है, सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के तल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होता है। तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, जो विकिरण है, वो पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडलों के द्वारा क्या की जाती है? अवशोषित की जाती है और कुछ परावर्तित की जाती है। और इसी के आधार पर जो है उस स्थान के मौसम को भी निर्धारित करने में ये कारक महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न है। तो आप अगर समुद्र के आसपास रहते होंगे तो वहाँ की जो मौसम है वो थोड़ा सुहावना होगा, लेकिन अगर आप रेगिस्तानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होता है। तो आप भिन्नता देखे होंगे अलग अलग स्थानों पर। तो वह जलवायु की वजह से होता है। जलवायु में जो है अलग अलग स्थानों की जलवायु जो है अलग अलग होती है। वहाँ के कारक पर, मौसम के जो कारक होते हैं वहाँ पर उस पर जो है डिपेंड होता है। हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु क्या है? गर्म है। जब आप ऐसे स्थान की बात करें जहाँ पर जो तापमान है काफ़ी अधिकांश समय से, काफ़ी वर्षों से वहाँ पर तापमान गर्म रहता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो जलवायु है क्या है? गर्म है। और यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। तो जहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होगी तो वहाँ वर्षा अधिक होगी। साढ़े दिया गया था 2, तो उसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर देखने को मिलता है। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म है। तो केरल क्या है? जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिससे वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी वजह से केरल में जो है वर्षा ज़्यादा होती है जम्मू कश्मीर की अपेक्षा। इस आंकड़े में भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान जो होता है उच्च होता है, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं।
यहाँ की जलवायु कैसी होती है? जो राजस्थान है वो मरुस्थल है, यहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म एवं शुष्क होती है। तो आपको याद रखना है कि जो भी मरुस्थल होंगे वहाँ की जलवायु कैसी होगी? गर्म और शुष्क होगी। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ का जलवायु कैसी होती है? गर्म और आर्द्र होती है। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी है? आर्द्र है। जलवायु और अनुकूलन। अब जलवायु के आधार पर किस प्रकार जो है जंतु जो है अनुकूलन, मतलब जंतु कैसे अनुकूलित होते हैं उस जलवायु क्षेत्र में। जलवायु का सभी जीवों पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु का जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होंगे। तो कोई भी जंतु हो, किसी भी जलवायु में रहे, तो उस जलवायु को सहन करने के लिए उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। अब किस प्रकार अनुकूलित होते हैं, अब हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिवर्तित देश क्या हैं, परिचित देश क्या हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पहला है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र। तो ये सभी जो है ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो ये आपको नोट करना है कि कौन कौन से ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से देश, और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया, ये ऐसे देश हैं जहां उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब ध्रुवीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। चरम जलवायु पाई जाती है का मतलब होता है कि वहाँ शीत ऋतु होती है, मतलब शीत, ठंडा मौसम ज़्यादा होती है। वहाँ की जलवायु कैसी होती है? ठंडी होती है जलवायु ध्रुवीय क्षेत्र की, इसीलिए यहाँ पर लिखा है चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ़ से ढके रहते हैं। अब जहाँ का क्षेत्र हमेशा बर्फ़ से ढका होगा तो उसकी जलवायु कैसी होगी? ठंडी ही होगी। तो यहाँ पर इसलिए चरम जलवायु कहा गया है। और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी होती है, यहाँ पर अत्यधिक सर्दी होती है। ध्रुव पर 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होते हैं, ये भी आपको पता होगा। हम लेक्चर लिए थे पर्यावरण का, तब हम उसमें बताए थे कि ध्रुव पर 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। यहाँ पर लिखा है कि ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता, मतलब रात होती है, और बाकी 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता, मतलब रात होती है। यहाँ पर सूर्यास्त नहीं होती का मतलब कि सूर्य जो है 6 महीने तक निकला रहता है, दिन होता है। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस। तो ध्रुवों पर जो है सर्दियों में तापमान कितना रहता है? लगभग -37 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के अनुकूलित हो गए हैं। तो जो भी यहाँ जंतु पाए जाते हैं वो सब इस जलवायु में जो है अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू, पोलर बियर जिसको बोलते हैं, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू को पोलर बियर बोलते हैं, और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। तो ये ध्रुवीय भालू और पेंगुइन ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए।
अब इसके बारे में हम जानते हैं कैसे वो इस जलवायु में, ठंडी जलवायु में रहते हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर क्या होता है, सफ़ेद बाल जिसको फर बोलते हैं होते हैं, जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इनके बाल क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं, और बर्फ़ क्या होता है, वो भी सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद बर्फ़ की जो पृष्ठभूमि है उसमें अपने आप को वे छिपा ले जाते हैं आसानी से। कोई जो शिकारी आता है इनका शिकार करने के लिए, वो देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो उस बर्फ़ में छिप जाते हैं। इससे उन्हें अपने परिभक्षियों मतलब जो शत्रु होते हैं शिकारी से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने भी सहायता मिलती है। ये छिप कर बैठे रहते हैं बर्फ़ में, और जब इनका शिकार इनके सामने आता है तो उसे पकड़कर मतलब पकड़ने में सहायता करती हैं। इसे चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। ये आपको याद रखना है कि शीत मतलब सर्दी से बचाने के लिए इनमें क्या पाया जाता है, बालों की 2 मोटी परत पाई जाती है। बाल जिसको फर बोलते हैं कि 2 मोटी परत होती है, ये आपको याद रखना है। और इनकी त्वचा के नीचे जो त्वचा होती है जस्ट उसके नीचे एक वसा की परत होती है। क्या होती है, वसा की परत। ये सब क्या करते हैं, इनके गर्मी को जो है, इसके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं और उसके शरीर को गर्म रखते हैं। किन वजहों से, इनमें 2 मोटी परत होती है बालों की और त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। तो भालू धीरे धीरे क्यों चलता है, ताकि उनके शरीर का जो ताप है आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। अगर ताप आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, तो उनकी गर्मी जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगी और उसे सर्द महसूस होने लगेगा। इसलिए वो धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान ना बढ़े ज़्यादा। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। तो ये ज़्यादा चलते नहीं हैं, और चलते भी हैं तो धीरे धीरे चलते हैं। अधिकतर ये विश्राम करते रहते हैं। भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, अतः ध्रुवीय भालू क्या करते हैं, समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ़ में चलने में सहायक होते हैं। तो इनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, चौड़े और बड़े होते हैं, ताकि ये बर्फ़ पर जमा कर अपने पैर को आसानी से चल लें। तो चलने में सहायता करते हैं बर्फ़ पर, और तैरने में भी सहायता करते हैं। अब यहाँ पर विशेषताएं दिया गया है, सभी हम विशेषताएं देते हैं। लिखा है सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में वे आसानी से दिखाई नहीं देते, अपने आप को छिपा देते हैं बर्फ़ में। इसमें सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति जिसको बोलते हैं, तीव्र होती है। तो भालुओं में जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनमें सूंघने की शक्ति जो होती है बहुत तीव्र होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता करते हैं। मतलब यही जो सूंघने की शक्ति जो होती है, इसकी वजह से अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में इनको मदद मिलती है। इनके जो नाखून होते हैं, नखर होते हैं, वो मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। पैने मतलब तेज होते हैं, धार इसमें होता है। इन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता करते हैं। यही जो नाखून होते हैं, लंबे मुड़े हुए होते हैं, ये क्या करते हैं, वो बर्फ़ में चलने में सहायता करते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, अभी हमने बताया। इनका शरीर शीतरोधित होता है और इसे गर्म रखता है। तो यही त्वचा के नीचे जो वसा की परत होती है, उसी वजह से इनका शरीर शीतरोधित होता है और वो गर्म रखता है। या सर्द मौसम में अब हम बात करें, ये जो सफ़ेद बाल होते हैं, इसकी वजह से अपने आप को जो है सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में अपने आप को छिपा लेते हैं। इसके जो परभक्षी मतलब शत्रु जो होते हैं और जो शिकारी होते हैं, इसे आसानी से देख नहीं पाते हैं।
इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं, अभी हमने बताया। या सर्द मौसम में इसे गर्म रखता है। जो मोटी परत पाई जाती है 2 बालों की, उसकी वजह से ये सर्दियों में इन्हें गर्म रखती है। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। तो अगर ये तैरते समय क्या कर सकते हैं, अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह भी सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति तीव्र होती है, अभी हमने बताया, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज कर पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र 7.2 में दिखाए गए प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अभी हमने ऊपर बताया था। तो ये सभी अनुकूलन है, ध्रुवीय भालू के अनुकूलन है, जो उन्हें सर्दी जैसे जलवायु में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। अब ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु कौन सा है, वो है पेंगुइन। ये भी सफ़ेद होते हैं और सफ़ेद होने की वजह से ये भी जो है बर्फ़ में अपने आप को बर्फ़ की पृष्ठभूमि में छिपा लेते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। तो इनकी त्वचा जो तो इनकी त्वचा कैसी होती है, मोटी होती है और अत्यधिक वसा भी होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। तो पेंगुइन जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं। तो झुंड में क्यों रहते हैं, आपने कभी सोचा? तो इसीलिए वो झुंड में रहते हैं ताकि अपने आप को वो गर्म रख सकें। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। तो जैसे ध्रुवीय भालू जो है समुद्र में तैर सकते हैं, उसी तरह पेंगुइन भी जो है वो तैर सकते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। जैसे मछली का शरीर होता है तैरने के लिए धारा रेखित होता है, ये धारा रेखी आकृति जो होती है उन्हें तैरने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो इसी धारा रेखित शरीर की वजह से पेंगुइन भी जो है आसानी से तैर सकते हैं समुद्र में। इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेंगुइन के पैर दिखाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं नाखून और नाखून के बीच में जाल बना हुआ है। आप देख रहे हैं नाखून के बीच में जाल है, जिसकी वजह से ये आसानी से तैर सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में होती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल, अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ये अन्य जंतु हैं। इसका नाम आप याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती हैं, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। और इसी कारण क्या करते हैं ये अनेक प्रकार के पक्षी, सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। मछली तो ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं, कुछ पक्षियाँ ऐसे होती हैं जो अपने आप को गर्म रखने के लिए सर्दियों के मौसम में वो गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, मतलब प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। लिखा है, आपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि जो साइबेरियन क्रेन होते हैं वो प्रवास के लिए कहाँ आते हैं? राजस्थान के भरतपुर में और हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों के मौसम में।
जब साइबेरिया में जो है सर्दी का मौसम होता है और वे उस जलवायु को सहन नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए वो क्या करते हैं, प्रवास करते हैं राजस्थान के भरतपुर में और हरियाणा के सुल्तानपुर में। वहाँ से साइबेरिया से यहाँ पर आते हैं प्रवास के लिए। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। तो अभी हमने जो साइबेरियाई क्रेन के बारे में बताया, उसको आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ की जलवायु कैसी होती है, सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास स्थित जो क्षेत्र होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, जहाँ की जलवायु जो होती है काफ़ी गर्म होती है। क्या आप जानते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। कुछ जानने लायक चीज़ें हैं इसमें। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायुवीय परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं अपने आवास की जो चरम जलवायु होती है इस परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। सामान्यतः ये अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होती है। तो इसीलिए अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, क्योंकि वहां की जो वायु प्रवाह होती है उनके उड़ान में सहायक होती है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती हैं। तो उनकी जो उड़ान पेशियां होती हैं, जब वो उड़ती हैं तो उड़ने के लिए जो उड़ान पेशियां होती हैं उनके पंखों में पाई जाती हैं, वो पेशियां उनके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती हैं। शीत स्थितियां धीरे धीरे उनकी ऊष्मा जो है वो निकलती रहती है, और जो वो उड़ते रहते हैं तो उसके द्वारा उनमें गर्मी भी उत्पन्न होती रहती है। ऊष्मा निकलती रहती है और उसे ठंड भी लगती है, ठंड भी आसानी से लगता रहता है, और उड़ते रहने की वजह से उनका शरीर फिर गर्म हो जाता है। तो इस तरह ये अपने आप को जो है बनाए रखते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। ये एक रहस्य है। यह एक रहस्य है कि किस प्रकार ये प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आ जाते हैं, कैसे उन्हें पता चलता है कि हमें इसी दिशा में चलना है, यहाँ पर ही आना है। तो ये एक प्रकार का देखें तो ये रहस्य ही है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। तो हो सकता है अपने जब ये उड़ान भरते हों तो उनके रास्ते में कुछ ऐसे भू चिन्ह आते हों जो अपने वो मतलब याद कर चुके हों कि हमें ऐसे ऐसे जाना है। इसी भू चिन्हों को देखते हुए हमें उस स्थान पर पहुंचना है। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो ये भी प्रमाण मिलते हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूपी में प्रवास करते हैं। तो बहुत सारे स्तनधारी भी होते हैं, मछलियाँ होती हैं, कीट होती हैं, वो अपने से अधिक अनुकूल जलवायु में रहने के लिए तलाश करते रहते हैं, अपने आप को उस मौसम से बचाने के लिए प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु की बात हो रही थी। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं तो उसमें जब
सर्द मौसम आते हैं, ठंडी का मौसम आता है, तब भी वहाँ पर तापमान जो होता है न्यूनतम लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, उससे लगभग अधिक ही रहता है। और गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। आजकल तो 45, 47 तक तापमान पहुंच गया है गर्मियों में, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। तो पहले जो है 40 के आसपास हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में जो है गर्मियों में मौसम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 40 से ऊपर 45, 47 तक पहुंच गया है, और न्यूनतम जो है वो 4-5 तक भी पहुंच गया है। तो वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, वर्ष भर दिन और रात की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाटों में और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है। यहाँ की जलवायु जो होती है वो जीव जंतुओं के रहने के अनुकूल ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ की जैव विविधता अधिक होती है। जैव विविधता अत्यधिक होने का मतलब होता है कि जो जीव जंतु की जो प्रजातियाँ होती हैं वो बहुत अत्यधिक होती हैं, बहुत अत्यधिक मात्रा में जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी, एप्स बोलते हैं इसको, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट, ये सभी वर्षावनों में पाए जाते हैं। आइए हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलनों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो वर्षावन होते हैं उष्णकटिबंधीय, उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं किस प्रकार वो अपने आप को अनुकूलित करते हैं उस क्षेत्र में। वर्षावनों में जलवायु परिस्थितियाँ अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या जो होती है वो अधिक होती है, अतः उनमें क्या होता है, भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। तो आप देख रहे हैं, जैसे अगर हम मनुष्यों की बात करें, जो पृथ्वी पर काफ़ी अधिक मात्रा में मनुष्य, मतलब इनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है पृथ्वी पर, जिसकी वजह से इनमें भोजन और आश्रय रहने के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा होती रहती है। उसी प्रकार जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं, उसमें पाए जाने वाले जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से इनमें भी भोजन और आश्रय के लिए क्या होता है, सघन प्रतिस्पर्धा होती रहती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। बहुत सारे जंतु क्या करते हैं, वृक्षों पर रहते हैं, और वृक्षों पर रहकर वो अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं, मतलब अब वो वृक्षों पर ही रहते हैं। यहाँ पर एक जंतु की बात की गई है, लाल नेत्र वाले मेढक। अब इसकी विशेषता क्या है उसको जानिए आप, इसको नोट कर लीजिए कि जो लाल नेत्र वाले मेढक होते हैं उनके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं इनके पैर के तलवे? चिपचिपे होते हैं। इनके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। तो इनके पैर के जो तलवे होते हैं चिपचिपे होने की वजह से वो वृक्षों पर जो है आसानी से चढ़ जाते हैं, जिन पर वे रहते हैं। जिस वृक्ष पर वो रहते हैं उस पर चढ़ने के लिए उनके चिपचिपे तल। इसका नेत्र कैसा है? रेड कलर का है, लाल कलर का है, और इसके पैर जो है चिपचिपे हैं, वो आसानी से चढ़ सकते हैं उस पेड़ पर। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। तो बंदरों की जो लंबी पूंछ होती है वो क्या करती है,
वृक्ष के जो शाखाएं होती हैं उनको पकड़ने में सहायता करती हैं इनकी लंबी पूँछें। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। तो जो बंदर होते हैं इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं कि ये शाखाओं को आसानी से थाम सकते हैं। यहाँ पर एक दिखाया गया है न्यू वर्ड मंकी। आप देख रहे हैं पूँछ काफ़ी लंबी है, हाथ से कुछ जमा हुआ है, आसानी से ये थामे हुए हैं शाखा को। इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी, जो टूकन नामक पक्षी होता है, टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वो ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होती हैं और उसका भार भी नहीं सह सकती हैं। तो इस प्रकार इनकी लंबी और बड़ी चोंच इस प्रकार की शाखाओं तक पहुंच जाती हैं जो बहुत कमज़ोर होती हैं और उसका भार नहीं सह सकती हैं। टूकन पक्षी का चित्र आप देख रहे हैं, कैसी इसकी चोंच लंबी और बड़ी है। इन चोंच का काम क्या होता है, जो हल्की शाखाएं होती है वहाँ तक अपने चोंच को वो पहुँचा सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण या रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती हैं और उनकी परभक्षियों जो शत्रु होते हैं उससे रक्षा करती हैं। तो उष्णकटिबंधीय वनों में जो पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनमें सुनने की संवेदन शक्ति, देखने की जो शक्ति है मतलब तीव्र दृष्टि होती है, त्वचा मोटी होती है और उनकी त्वचा की रंग कुछ इस प्रकार होते हैं, उनके आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर क्या करते हैं, छद्म आवरण करने में सहायक होते हैं, मतलब उनको छिपने में सहायता प्रदान करते हैं और उनके जो शत्रु होते हैं उनसे उनकी रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जो जंतु होते हैं जैसे शेर होते हैं और चीता, ये बिलाव परिवार से संबंधित होते हैं। इनमें मोटी खाल होती है। कैसी होती है इनकी खाल? मोटी होती है और उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है, मतलब काफ़ी तेज होती है सुनने की शक्ति। तो इनमें सुनने की शक्ति काफ़ी तेज होती है। यहाँ पर दिया है लायन टेल्ड लंगूर, जिससे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं। किसको? लायन टेल्ड लंगूर को दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं लायन टेल्ड लंगूर, आप देख रहे हैं इसके पूरे सिर से लेकर गाल से लेकर ठोड़ी तक पूरा सफ़ेद बालों से ढका हुआ है। तो ये कौन सा बंदर है? लायन टेल्ड लंगूर मंकी। इसको क्या बोलते हैं? दाढ़ी वाला ऐप। पश्चिमी घाटों के वर्षा वनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लायन टेल्ड लंगूर। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करते चलिए। पश्चिमी घाट के वनों में पाया जाता है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में लायन टेल्ड लंगूर दाढ़ी वाला ऐप। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद अयाल है, मतलब जो बाल इसके चेहरे के ऊपर, सिर के ऊपर पाए जाते हैं, सिर के चारों ओर गालों और चिबुक जो ठोड़ी होती है वहाँ तक फैली हुई होती है, गोल आकार में। अभी आप चित्र में देखें हैं अभी उसी प्रकार। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन की अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। तो वृक्ष चढ़ जाता है और अपना जीवन यापन कर कहाँ पर? वृक्षों पर ही जीवन यापन करता है, अपना अधिकतम समय वहीं पर व्यतीत करता है।
यह मुख्यतः क्या खाता है? फल खाता है। फल के साथ साथ बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। तो लायन टेल्ड लंगूर क्या करता है? वृक्षों की छाल में जो वास करने वाले कीट होते हैं उनकी भी तलाश करता रहता है। चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, इसीलिए ये भूमि पर बहुत कम आते हैं, यदा कदा कभी कभी भूमि पर आते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन जो वृक्षों से ही प्राप्त कर लेते हैं। इसी वजह से इन्हें भूमि पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम आते हैं। यहाँ पर भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु है हाथी। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। तो जो सूंड होते हैं हाथियों में वो नाक के रूप में भी करता है। लंबी सूंड से इसकी सूखने की शक्ति जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है। लंबी सूंड की वजह से ये इनकी सूखने की शक्ति जो होती है वो तेज़ होती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग क्या किया जाता है? भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। जो इनकी लंबी सूंड होती है वो अपने भोजन को उठाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। यद्यपि इसके जो बाह्य दंत होते हैं, बाहर जो जिन्हें क्या कहते हैं? रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। तो ये जो बाह्य दंत क्या होते हैं? रूपांतरित दांत होते हैं, जिसको रद बोलते हैं। इन दांतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। तो ये वृक्षों की छाल को छीलने के लिए इस दांत का उपयोग करते हैं। जो रूपांतरित दांत बाहर की तरफ निकली हुई होती है उसका उपयोग वृक्षों की छालों को छीलने के लिए करते हैं। अतः भोजन के लिए अस्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। तो हाथी के जो लंबे बड़े कान होते हैं, अगर बहुत हल्की ध्वनि भी अगर होती है तो उसको सुनने में ये सक्षम होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं, क्योंकि वो कान से हवा करते रहते हैं और उन्हें ठंडक प्राप्त होती रहती है। तो इस प्रकार जो होता है, कुछ सारांश दिया इस चैप्टर का, देखते हैं। जो भी हम पढ़े हैं अभी तक सब इसमें दिया है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवनवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान की क्या कहलाती है? मौसम। सीधी सी बात कि दिन प्रतिदिन की वायुमंडल में जो तापमान, आर्द्रता और वर्षा की स्थिति है मौसम कहते हैं। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न दोपहर के बाद, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः या भोर होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। ये सभी हम पढ़ चुके हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्राचलों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप पैटर्न उस स्थान की क्या कहलाती हैं? जलवायु। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां की चरम जलवायु परिस्थितियां होती हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी के ऐसे 2 क्षेत्र होते हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। चरम जलवायु परिस्थितियों का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहुत गर्म होती है और ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे वास करते हैं। में वर्ष भर बहुत सर्दी पड़ती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होती है? वर्ष भर सर्दी रहती है। ध्रुव में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और शेष 6 महीने में सूर्योदय नहीं होता है, मतलब रात रहती है 6 महीने। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर सफ़ेद फर, सूंघने की
तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं। तो ये सभी विशेषताएं हैं ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतु के लिए, और यही विशेषताएं वहाँ पर रहने के लिए इन्हें अनुकूल बनाते हैं। अतिशीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। अनुकूल जल वाली परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। भिन्न प्रकार के जंतु तो भिन्न के भोजन, जिससे उनमें स्पर्धा ना हो। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न या प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज़, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, खाल, परभक्षियों से बचने के लिए छद्म आवरण की क्षमता आदि सम्मिलित हैं। तो ये सभी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले जंतुओं के अनुकूल बनाने के लिए विशेष गुण होते हैं, जो उन्हें अनुकूल बनाते हैं उस परिस्थिति में रहने के लिए। तो यहाँ पर दिया है कि वर्षावन जो है पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे हैं। तो पृथ्वी पर जो वर्षावन पाए जाते हैं वो पृथ्वी के कितने भाग पर हैं? लगभग 6% भाग पर वर्षावन होते हैं। फिर भी इनमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतुओं, पादपों और लगभग 2/3 पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती हैं। 6% भाग होने के बावजूद पृथ्वी पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसके लगभग 50% से भी अधिक जंतु पादप और लगभग 2/3 पुष्पीय पादप जो है इसी वर्षावन में पाए जाते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में जीवों के बारे में हमें अभी भी पूर्ण जानकारी नहीं है, तो हो सकता है 60 से 70% तक जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हों, लेकिन ये ज्ञात है कि 50% से ज़्यादा जो जीव जंतु हैं वो वर्षावनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में ही पाए जाते हैं, जबकि ये पूरे पृथ्वी का केवल 6% भाग ही हैं। तो ये आश्चर्य वाली बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के। तो आपको वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी शेयर करिए ताकि वो भी जान करें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।